बेटा मैं शिवम सर अपने चैनल स्टडी सोर्स कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो सेल का स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 मैंने इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में दे चुका हूँ। आज मैं आपको 2-3 टॉपिक जो है इसके इम्पोर्टेंट वो बताऊंगा। नंबर 1 इज सेल साइज एंड शेप। सेल की साइज और शेप के बारे में बात करते हैं। तो बेटा सेल की साइज और शेप के बारे में बात करने से पहले अपन एक बात कर लेते हैं कि भाई सेल सबसे छोटी सेल कौन सी है और सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो आपको पता हो किसी को तो एक बार आप मन में सोचिए कि भाई सेल की सबसे मतलब ऐसी कौन सी सेल है जो सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। तो मैं बता देता हूं बेटा, सबसे छोटी सेल जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल, वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, हर सेल की अपनी साइज होती है और शेप होती है। ठीक है, और वो हर सेल पे वेरी करती है कि वो सेल कैसी है। सेल के अकॉर्डिंग उसकी साइज और शेप डिफाइन होती है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, और सबसे लार्जेस्ट सेल होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के जो एग में जो सेल होती है वो सबसे क्या होती है, बड़ी सेल होती है। हमेशा ध्यान रखना है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा और सबसे लार्जेस्ट होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। यानी ऑस्ट्रिच के एग में जो सेल प्रेजेंट होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब बात करते हैं साइज हो गया, अब शेप की बात करते हैं। तो शेप कैसी होती है, तो बेटा हर सेल की शेप डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, आपने स्पर्म सेल देखा हो, स्पर्म सेल कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये अपनी कौन सी सेल होगी, स्पर्म सेल। ओवम सेल देखी हो तो ऐसी कुछ शेप होती है, ओवम सेल। नर्व सेल आपने देखी हो तो ऐसी करके शेप होती है नर्व सेल पे। ये बेटा आपकी नर्व सेल है। ठीक है, ये आपकी कौन सी सेल होगी, नर्व सेल। ये हर सेल की शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है, और डिफरेंट होने के कारण इनके फंक्शन भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर, स्पर्म सेल क्या ले जाती है, मेल गैमेट को, ओवम फीमेल गैमेट को। नर्व सेल्स क्या करती है, अपन जो भी आसपास चीजें देखते हैं या अपन किसी भी चीज को टच करते हैं तो वो नर्व्स उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है। यानी हर सेल का फंक्शन डिफरेंट होता है। सिंपल समझो, जैसे हार्ट के अंदर जो मेरी सेल्स है उनका काम होता है पंप करना ब्लड को। ठीक है, स्टमक में जो सेल्स है उनका काम होता है डाइजेस्ट करना। ब्रेन में जो सेल्स है उनका काम होता है थिंक। ठीक है, तो इस सब सेल का फंक्शन डिफरेंट है और शेप भी क्या होती है, डिफरेंट। तो सेल का अगर मैं बात करूं तो एक स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक फंक्शन होगा और उसकी स्पेसिफिक क्या होगी, शेप होगी। हर सेल की शेप सेम नहीं होती है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स, क्लियर, और डिफरेंट फंक्शंस। तो सबके फंक्शंस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये होने के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखो बेटा सेल में, हर सेल में क्या कॉमन है। ये तो पता होना चाहिए कि भाई आप प्लांट सेल की बात करो या एनिमल्स की, इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन की बात करने जाते हैं तो बेटा सेल में 3 चीजें कॉमन होती हैं, वो हर सेल में प्रेजेंट होती है। नंबर 1 न्यूक्लियस, सभी में न्यूक्लियस कॉमन होगा। नंबर 2 साइटोप्लाज्म, सेल का जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो सब में होगा। नंबर 3 इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा। ठीक है, सेल में सब हर सेल में ये 3 चीजें कॉमन होती है। नंबर 1 इज न्यूक्लियस, नंबर 2 इज साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, ये हर सेल में कॉमन होती है। उसके बाद उनके अंदर कुछ चीजें होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स जिनको बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ सेल्स, वो सब में डिफरेंट होते हैं। क्लियर, जैसे प्लांट में प्लास्टिड्स होते हैं तो एनिमल में नहीं होते हैं। प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता है। तो वो सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल में कॉमन 3 चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपन स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, बहुत सिंपल चीज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है। ठीक है, सेल की क्या है, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। नंबर 1 outer covering of the
पहली चीज सबसे बाहर वाली सेल, यानी ऐसा समझ लो घर का दरवाजा आउटर कवरिंग होती है, उस दरवाजे को तोड़ के ही चोर अंदर आ सकता है, वैसे सेल की आउटर कवरिंग यानी सेल का दरवाजा कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। नंबर सेकंड, इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है? ये बेटा हर किसी को अंदर आने नहीं देती। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जो हार्मफुल है वो अंदर आ गया तो अपनी सेल को डैमेज करेगा, जिसके कारण अपनी कोई डिजीज हो सकती है या हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? ये सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर आने देती है, हर किसी को अंदर आने नहीं देती है। अब अपन को डिजीज होने का कारण बताता हूँ। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे स्ट्रॉन्ग कोई बाहर की चीज आती है तो अपन को कोई डिजीज होती है, ठीक है? वो डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पे। अगर अपना इम्यून सिस्टम वीक है तो ये सेल का भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी और कोई भी डिजीज और कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाएंगे और अपन को कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, सेम एज कोविड-19। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, इट अलाउज द पार्ट materials to enter or exit from the cell। यानी यही वो चीज है जो अलाउ करती है कि आप कोई भी मटेरियल अंदर आएगा या बाहर जाएगा। वो किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। क्योंकि अपन भी घर से बाहर जाना है या अंदर जाना है, अपन कूद के नहीं जाते छत से, कहां से जाते हैं? गेट से जाते हैं। तो वही सेम चीज, एंटर करना है तब भी गेट से और एग्जिट करना है तब भी गेट से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है? ये मटेरियल्स को अलाउ करती है कि वो अंदर आए या बाहर जाए। क्लियर? इट अलाउ द मटेरियल्स टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम द सेल। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर समझ में आई? नंबर 1 होगा आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। नंबर 2 सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सिलेक्टेड लोगों को आने देती है। तीसरी चीज ये अलाउ करती है कोई भी मटेरियल को अंदर आना है या बाहर जाना है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक टर्म और आती है डिफ्यूजन। क्या आती है? डिफ्यूजन। या आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी है। वो डिफ्यूजन और इस डिफ्यूजन में बहुत डिफरेंस है। क्लियर? अब ये डिफ्यूजन होता क्या है? ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, ठीक है? डिफ्यूजन होता क्या है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of substance from region of higher concentration to lower concentration। इसका मतलब समझाते हैं आपको बेटा, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा आपको भी। ये क्या होता है? डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंस की। स्पॉन्टेनियस का मतलब फटाफट, ठीक है, बहुत जल्दी। स्पॉन्टेनियस अपने आप, ये सारी चीजें यानी डिफ्यूजन जो है ये अपने आप होगा और स्पॉन्टेनियसली होगा, यानी बहुत जल्दी होगा। क्लियर? तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसके लिए किसी मतलब चीज की अपन को जरूरत नहीं थी। ये अपने आप ही सब्सटेंस क्या करता है? मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी अंदर अगर पानी, देखो सिंपल चीज है, अपना यूरिन फॉर्मेशन कब होता है? जब अपन पानी ज्यादा पीते हैं। पानी ज्यादा पीते हैं तो अंदर हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, अब उसको बाहर निकालने के लिए लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। आप कोई भी चीज ले लो, आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ी हो 8th क्लास में, तो उसमें भी सेम चीज थी कि विंड कैसे मूव करती है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती है। हमेशा ध्यान रखना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। The spontaneous movement of substance from region of higher concentration to lower concentration। इसका एग्जांपल सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बॉडी। एक्सचेंज ऑफ गैस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे? अपन अपनी बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और अपन एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब अपनी बॉडी को ऑक्सीजन कब चाहिए होती है? जब अंदर कंसंट्रेशन कम है। यस और नो? यस। जब फूड कब खाते हैं? जब पेट खाली होता है या पेट भरा हुआ होता है? खाली होता है, ऑब्वियस है। तो लोअर कंसंट्रेशन, यानी अपनी बॉडी में जब लोअर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, तो अपन बाहर से एक्सहेल करते, इनहेल करते हैं। इनहेल करने से क्या होता है? ऑक्सीजन आ गई, ठीक। अब उस ऑक्सीजन आने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत बढ़ जाता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में ज्यादा हो जाती है और बाहर कम है, तो अपन बाहर एक्सहेल कर देते हैं।
तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, हमेशा रिलेशन में चलती है। ऑक्सीजन जब अपन इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड स्पॉन्टेनियसली बाहर मूव करेगी। क्लियर? तो ये सब भी हायर और लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू ही होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन का। समझ में आया? ऑक्सीजन जब अपन इनहेल करते हैं तो अपनी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन लो है, बाहर क्या है? हाई। तो वो मूव कैसे करेगी? हायर टू लोअर, यानी अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अपनी बॉडी में ज्यादा है और बाहर कंपैरेटिवली क्या है? लो है, तो वो बाहर की तरफ मूव करेगी। मूवमेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रहेगा। ये हो गया आपका डिफ्यूजन। क्लियर हुआ? डिफ्यूजन देखो, डिफ्यूजन कहां का एप्लीकेबल होता है? तो डिफ्यूजन इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स। डिफ्यूजन हमेशा ध्यान रखना गैसेस और लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? सॉलिड्स के लिए डिफ्यूजन एप्लीकेबल नहीं है। तीनों में होता है बट रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में बहुत कम होती है, जिसके कारण अपन केवल गैसेस और लिक्विड्स में करते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसका नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। ठीक है? ऑस्मोसिस क्या होता है? सेम डिफाइन, कोई चेंज नहीं। बस ऑस्मोसिस क्या होता है? एक वाटर से रिलेटेड टर्म है। ठीक है? तो इसमें लिखते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू a selectively permeable membrane। क्लियर हुआ? अब देखो, आपको ये याद करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे वर्क करता है? अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक टर्म पढ़ी, सिलेक्टिवली परमेबल। ऑस्मोसिस में अपन डिफ्यूजन में अपन ये पढ़ा कि भाई मूवमेंट होगा सब्सटेंस का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो दोनों को कंबाइन कर दो। ठीक है? डिफ्यूजन पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, दोनों को कंबाइन किया तो किसके डिफाइन आएगी? ऑस्मोसिस। बस इसमें एक टर्म याद रखना, ये वाटर के लिए एप्लीकेबल है, यानी केवल लिक्विड्स के लिए। ऑस्मोसिस जो है वो केवल लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। द मूवमेंट ऑफ वाटर, वहां पे था द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑब्वियस है, बट थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? सिंपल एग्जांपल दूं ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस बेटा होता है अपने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स, यानी प्लांट जब वाटर लेता है, रूट्स जब वाटर लेती है, वो एब्जॉर्ब जो होता है वाटर, वो कौन से मेथड के थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस। हमेशा ध्यान रखना, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स इन अ प्लांट इज डन बाय ऑस्मोसिस। क्लियर? नेक्स्ट, ऑस्मोसिस में कुछ टर्म्स है बेटा। ठीक है? अब कुछ टर्म्स कैसी हैं, तो इसका एक ऑस्मोसिस का एक और एग्जांपल दे दूं, वो अच्छा होगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। आपने किशमिश ऑब्जर्व की हो, किशमिश बहुत क्या होती है? श्रिंक्ड होती है। उसको जैसे ही पानी में डालते हैं, पानी में डालने से उसकी जो किशमिश है वो क्या होती है? थोड़ी सी स्वेल हो जाती है। स्वेल होने का कारण है ऑस्मोसिस। वो वाटर को गेन कर लेती है थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस। थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस इट गेन्स वाटर एंड स्वेल्स अप। क्लियर? नेक्स्ट है, अब तीन तरह के बेटा सॉल्यूशन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तीनों आप ध्यान से देखिएगा, मैं केवल एक के डिफाइन बताऊंगा, बाकी दो की आपको अपने आप समझनी है। देखो भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नंबर 1 इज हाइपोटोनिक, नंबर 2 इज हाइपरटोनिक और नंबर 3 इज आइसोटोनिक। तीन तरह के सॉल्यूशन है बेटा, हाइपो, हाइपर, आइसो। हिप्पोपोटामस देखा बहुत मोटा होता है, क्यों? क्योंकि उसने खाना बहुत खा रखा है। तो हाइपोटोनिक, ठीक है? अब मैं इनको टर्म से समझाता हूं, समझना, पहले डिफाइन समझ ले। हाइपोटोनिक क्या होता है? जो सेल है उसके आसपास मीडियम होता है, सेल सराउंडिंग द मीडियम। ठीक है? द मीडियम सराउंडिंग द सेल, जो सेल को सराउंड कर रहा है वो मीडियम, उसमें अगर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी क्या है? कम। ठीक है? ये सेल, इसके आसपास वाटर क्या है? ज्यादा, और इसके अंदर वाटर ऑब्वियसली कम होगा। क्लियर? तो ये वाटर को क्या करेगा? गेन करेगा, और गेन करने के बाद ये क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। तो हिप्पोपोटामस समझ लो, हिप्पोपोटामस क्या करता है? बहुत वेट ज्यादा होता है क्योंकि खाना ज्यादा खाता है, ऑब्वियस है। तो वाटर जब गेन होता है आउटसाइड मीडियम से, तो उसको बोलता है हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है गुस्सा बाहर निकालना। मैं हाइपर हो रहा हूँ, हाइपर हो रहा हूँ तो मतलब क्या करूंगा? गुस्सा बाहर निकालूंगा, यानी मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा भरा हुआ है, यानी इसमें वाटर क्या होगा? लूज होगा, होगा नहीं होगा?
अंदर देखो भाई, मीडियम में पानी कम है और सेल में पानी क्या है ज्यादा, तो वो पानी को कहाँ निकालेगा बाहर, वो पानी को बाहर किसके थ्रू निकालेगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस, और वो सेल अपने आप क्या हो जाएगी, श्रिंक। जैसे बलून में हवा भरी हुई है, अगर बलून को मैं दबाता हूं तो वो हवा बाहर और बलून क्या हो जाएगा, श्रिंक। या हवा में उड़ाओ, ठीक है, बांधो मत, हवा में उड़ाओ, वो ऐसे करके नीचे आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि हवा सारी कहां चली गई, बाहर। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है से, यानी बाहर भी पानी उतना है जितना अंदर है, बाहर भी पानी उतना है जितना अंदर है। नेट मूवमेंट होगा, बस ये ध्यान रखना, नेट मूवमेंट क्या होगा, 10 ml अगर वाटर बाहर जाएगा वही 10 ml वापस कहां जाएगा, अंदर। नेट मूवमेंट तो जीरो है, मूवमेंट होगा, हमेशा ध्यान रखना, मूवमेंट तो होगा लेकिन नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो गया आइसोटोनिक। अब हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक के डिफाइन देख लेते हैं। हाइपो का मैंने क्या बोला, सेल गेन करेगी वाटर, तो इसकी डिफाइन होगी, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, if the medium surrounding the cell has higher concentration of water than the cell। आपको ये नोट्स कॉपी में लिखना है बकायदा। if the medium surrounding the cell has higher concentration of water than the cell, ठीक है, the cell will gain water and it will swells up। जैसे ड्राई एप्रिकॉट्स का मैंने बताया, ड्राई रेजिन्स का, ठीक है, किशमिश को रेजिन्स बोलते हैं। अब वो ड्राई रेजिन्स क्या है, उसको जैसे पानी में डालते हैं तो वो फूल जाते हैं। वो फूलते किसके कारण, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण, क्योंकि उनके आसपास मीडियम में पानी ज्यादा, उनके अंदर कम, तो वो क्या करेंगे, वाटर को गेन करेंगे थ्रू विच प्रोसेस, ऑस्मोसिस, एंड देन इट विल स्वेल्स अप। तो ये सेम डिफाइन, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, जो सेल को सराउंड करने वाला मीडियम है उसमें पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी क्या है, कम, तो सेल क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा और क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्लियर समझ में आया। अब हाइपरटोनिक की डिफाइन क्या होगी, तो यहां से देखो, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर कंसंट्रेशन, अगर जो मीडियम सराउंड कर रहा है सेल को, अगर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो, देन द सेल विल लूज वाटर नॉट गेन। हमेशा ध्यान रखना, सेल के अंदर पानी ज्यादा, बाहर कम, तो लूज ही करेगा ना, तो लूज वाटर एंड इट विल श्रिंक्स अप, श्रिंक करेगा। क्लियर हुआ। if the medium surrounding the cell, एक बार वापस सुन लेना, if the medium surrounding the cell has lower concentration of water than the cell will lose water and it will shrink up। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक खत्म, अब बचा कौन, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के मैं डिफाइन लिख देता हूं, ठीक है, आइसोटोनिक के मैं डिफाइन लिख देता हूं आपके लिए। आइसोटोनिक क्या होता है, if the medium and the cell has same amount of water, देखो मीडियम में और सेल में दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, देन द नेट मूवमेंट विल बी जीरो। नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बट मूवमेंट होगा। 10 ml अगर बाहर गया तो 10 ml वापस घूम के अंदर आएगी। देखो 100 ml है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 माइनस करता हूँ तो 90 हो गया, और ये इसमें 10 प्लस हो जाएगा तो 110 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे इसमें 90 हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन लो होगी, इसकी हाई होगी, तो ये वापस वाटर दे देगा ना इसको। अगर मैं इधर से इधर ले जाऊंगा तो वापस इसको इधर देगा, वापस 100 आ गए, यानी नेट मूवमेंट क्या हो गई, जीरो, बट मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। और एक और सिंपल एग्जांपल से लो, जैसे आपको कोई पानी की बोतल देके जाता है कि भाई इसमें से तू पानी मत पीना, ठीक है, वाटर बॉटल पूरी 1 लीटर की पानी मत पीना, ठीक है, नहीं पियेंगे। देखिए अब वो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन अपने क्या है, प्यास तो लगेगी ना, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, उसका पानी पी लिया। अब मैंने सारा नहीं पिया, मैंने 200 ml पिया, 1 लीटर की थी यानी 1000 ml, मैंने 200 ml पिया, अब 800 बचा। अब मेरे को वो डर है कि वो मेरे को आगे कुछ कह नहीं दे, तो मैं क्या करता हूँ, बाहर जाता हूँ, नल खोला, पूरी बोतल को भरा और रख दिया, ठीक, रख दिया, मैंने 200 ml पिया, मैंने वापस 200 ml दिया। तो अब बताओ, तो